प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने RBI एक्ट 1934 के बारे में पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, 1913 के पूर्व भारत में बैंकिंग कंपनियों के नियंत्रण एवं नियमन के लिए कोई विशेष अधिनियम नहीं था। यद्यपि भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 में बैंकों के नियंत्रण हेतु नाममात्र की व्यवस्था थी। बैंकिंग कंपनियों पर नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से 1936, 1939 तथा 1944 में सरकार ने कंपनी अधिनियम में कुछ संशोधित किए। सरकार ने 1946 में एक अध्यादेश जारी कर रिजर्व बैंक को बैंकों पर नियंत्रण एवं नियमन के व्यापक अधिकार दिए। वहीं दूसरी ओर बैंकों के समुचित एवं संतुलित विकास तथा उनके विनियोगों पर प्रभावी नियंत्रण एवं जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 17 जनवरी 1949 को सरकार ने एक व्यापक कानून भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 पारित किया तथा उसे 16 मार्च 1949 को लागू कर दिया। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट इन इंडियन बैंकिंग एक्ट 1949 इन 1946 एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ में, यानी भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में 1965 का जो संशोधन एवं सहकारी समितियों में किया गया। जैसा कि जो इसके प्रभाव पड़े वो इस प्रकार है। पहला, रिजर्व बैंक के लाइसेंस लेना आवश्यक, यानी बैंकिंग अधिनियम की जो धारा 22 है उसके तहत सभी राज्य सहकारी बैंकों तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बिना बैंकिंग व्यवसाय बंद कर दिया गया। दूसरा था, बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द का प्रयोग अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी सहकारी समितियों को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्द जोड़ना अनिवार्य है। तीसरा, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी का रक्षित कोष। न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष में संशोधन अधिनियम की धारा के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष रखना अनिवार्य होगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एंड नेसेसिटी ऑफ बैंकिंग एक्ट इन इंडिया, यानी भारत में बैंकिंग अधिनियम की जो आवश्यकता थी और जो उसके उद्देश्य थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है, बैंकों को फेल होने के कारण टू चेक फेलियर्स ऑफ बैंक्स, यानी बैंकों के विकास काल के प्रारंभ में ही बैंकों के निरंतर फेल होने की प्रवृत्ति से जनता और जमाकर्ताओं का बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास उठने लगा। अतः बैंकों को फेल होने से रोकने के लिए प्रभावी बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। दूसरा उद्देश्य था वो था बैलेंस्ड डेवलपमेंट, यानी बैंकिंग का संतुलित विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रभावी बैंकिंग कानून के अभाव में भारत में बैंकिंग का संतुलित विकास नहीं था। अधिकांश शाखाएं शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव था। अतः बैंकों के संतुलित विकास हेतु बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता बढ़ी। तीसरा है, कंट्रोल आवर कट थ्रॉट एंड अनवांटेड कंपटीशन, यानी कट्टर एवं अनुचित प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण। बैंकों में परस्पर कट्टर प्रतिस्पर्धा के कारण कई बैंकों के द्वारा गलत विनियोजन एवं जमाकर्ताओं से प्रलोभन निक्षेपों से कई बैंकों के फेल होने की नौबत आती थी। अतः बैंकों में अनुचित प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण के लिए बैंकिंग विधान की आवश्यकता हुई। नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिलिजियस बैंक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग, यानी स्वदेशी बैंकर्स तथा संगठित बैंकिंग में समन्वय। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय मुद्रा बाजार में स्वदेशी बैंकर्स का बहुमूल्य एवं प्रभुत्व था। भारतीय संगठित बैंकों से उनका समन्वय नहीं था। अतः बैंकिंग सुविधाओं का पर्याप्त विकास करने के लिए स्वदेशी बैंकों पर नियंत्रण तथा उनका संगठन, बैंकिंग से समन्वय स्थापित करने के लिए बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता पड़ी। नंबर 5 है हमारा
टू सफरगार्ड द इंटरेस्टेड ऑफ डिपॉजिट्स, यानी जमाकर्ताओं के जो हितों की रक्षा की बात करते हैं हम, बैंकों की निरंतर फेल होने और उनके द्वारा जमाकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से जनता का बैंकों से धन जमा कराने का विश्वास उठता जा रहा था। अतः जनता का विश्वास जमाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकों पर नियंत्रण के लिए बैंकिंग विधान अति आवश्यक हो गया। छठा उद्देश्य है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, यानी संगठित मुद्रा बाजार का विकास। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वित्तीय सुविधाओं का अभाव था और मुद्रा बाजार अव्यवस्थित एवं असंगठित थी, जबकि तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता होती है। अतः संगठित मुद्रा बाजार के विकास हेतु प्रभावी बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। सातवां है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक और साख नीति थी उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए भारतीय बैंकिंग पर रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण न होने से रिजर्व बैंक मौद्रिक और साख नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने में असमर्थ था। अतः उसके द्वारा लागू मौद्रिक एवं साख नीतियों की सफलता सुनिश्चित के लिए तथा बैंकिंग व्यवस्था पर उसके प्रभाव, नियंत्रण एवं व्यापक बैंकिंग विधान की आवश्यकता महसूस हुई। आठवां उद्देश्य है कंट्रोल ओवर अनवांटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक्स, बैंकों के अनुचित विनियोजन पर नियंत्रण, यानी बैंकों में जो प्रतिस्पर्धा और उद्योगपतियों के नियंत्रण में बैंकिंग सट्टा तथा गलत नियोजन करते थे, इसमें बैंकिंग विकास कार्यों पर विनियोजन कम था। अतः बैंकों के अनुचित विनियोग पर नियंत्रण और साधनों का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से बैंकिंग विधान की आवश्यकता हुई। अब हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। हम हमारा जो नेक्स्ट वीडियो कल होगा उसमें चर्चा करेंगे।